अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसी सर्किट्स। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जैसे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़े हैं इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हम डीसी करंट्स के सर्किट्स पढ़ रहे थे। यहाँ पे वही सर्किट्स हमें पढ़ने हैं विद एसी। तो पहला जो सर्किट है, दिस इज एसी सर्किट containing resistance only। ये वो एसी सर्किट है जिसमें खाली लगा होगा रजिस्टर, यानी कि ये रजिस्टर है और इसको हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एसी सोर्स मतलब फॉर एग्जांपल एक जनरेटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एसी सोर्स की सिंबल ये होती है, यानी कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और उसमें ये साइकिल बनाया, एसी का साइकिल। ये हमने एक छोटा सा एसी सर्किट बनाया, इसमें एक रजिस्टर लगा है जिसकी रेजिस्टेंस है आर, और ये जो एसी सोर्स है ये ईएमएफ दे रहा है ईएमएफ दे रहा है, यानी कि वोल्टेज दे रहा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहा है ई के बराबर, कैपिटल ई के बराबर। अब हमें देखना है करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है। तो जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहा है सोर्स, उसकी इक्वेशन होगी ई इज इक्वल टू, आपको पता है पहले हम पीक वैल्यू लिखते हैं ई नॉट, उसके बाद आएगा ऑसिलेटिंग फैक्टर साइन ऑफ ओमेगा टी। ये है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसकी वजह से क्या फ्लो होगी, करंट, रेजिस्टर के थ्रू फ्लो होगी करंट। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज गिवन बाय जितना हमने वोल्टेज अप्लाई किया ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अप्लाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो बराबर आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। तो हमें करंट की इक्वेशन लिखनी है, तो आई किसके बराबर आया, आई इज इक्वल टू, ये जो ई नॉट बाई आर है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, इसकी जगह हम लिखते हैं आई नॉट, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ये आया इक्वेशन ऑफ करंट। तो इसमें जो आई नॉट है, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बराबर आएगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये वही है ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाली इक्वेशन और ऑल्टरनेटिंग करंट वाली इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप देखोगे, दोनों के साथ जो ऑसिलेटिंग फैक्टर है, दोनों के साथ जो साइन साइन वाला फैक्टर है, इसमें भी एंगल है ओमेगा टी, इसमें भी एंगल है ओमेगा टी। दिस एंगल इज कॉल्ड एज फेज। ये मैंने लास्ट ईयर आपको बताया है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो कहने का मतलब ये है, जितना एंगल वोल्टेज में साइन के साथ है उतना ही एंगल करंट में साइन के साथ है। इसका मतलब इनकी जो वेरिएशन होगी, वोल्टेज और करंट की जो वेरिएशन होगी, वो एक साथ होगी। दैट विल बी, हम ये कह सकते हैं कि ये एक साथ इनकी वाइब्रेशन होगी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे दे आर इन फेज। अगर आपको लास्ट ईयर का वो लेक्चर याद होगा एसएचएम का, जिसमें हमने फेज पढ़ा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, ये सपोज यहाँ पे हम दिखा रहे हैं टाइम टी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सपोज अगर हम वोल्टेज का ग्राफ देखेंगे तो साइन साइन लगा है इसके साथ, तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, वोल्टेज का ग्राफ है। इसी तरह से अगर हम करंट का ग्राफ देखेंगे, लेकिन अगर आप करंट का पीक वैल्यू देखोगे, वोल्टेज का पीक वैल्यू है ई नॉट, यानी कि वोल्टेज का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू, ये है ई नॉट, ठीक है। तो इसका पीक वैल्यू है ई नॉट। जो करंट का पीक वैल्यू है वो आई नॉट, वो ई नॉट से क्या होगा, कम, क्योंकि आई नॉट निकालने के लिए हम ई नॉट को कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं, तो करंट की जो वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो ऐसे होगा। ऐसे, यानी कि करंट का जो पीक होगा, पीक वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है आई नॉट, वो वैल्यू ई नॉट से कम होगा। तो दिस इज ई एंड दिस इंटीरियर वन इज आई, ई एंड आई। तो
दिस इज वोल्टेज एंड करंट ऑन वाई एक्सीज, टाइम ऑन एक्स एक्सीज। तो इन दो का ये वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप देख सकते हो कि एक साथ ये मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, फिर एक साथ मिनिमम हो रहे हैं, फिर एक साथ डायरेक्शन भी रिवर्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो एंगुलर डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कि इसमें जो एंगल है दैट इज ओमेगा टी, इसमें जो एंगल है दैट इज ओमेगा टी। तो टाइम के साथ जो दोनों का वेरिएशन होगा वो सेम सिमिलर होगा, एक साथ मिनिमम होंगे, एक साथ मैक्सिमम होंगे। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसा इसी सर्किट जिसमें खाली लगा होगा रेजिस्टर, उसमें जो करंट है और जो वोल्टेज होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, दे आर इन फेज विद ईच अदर। करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, किस सर्किट में? एसी सर्किट में जिसमें खाली क्या लगा होगा? रेजिस्टर। द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। अब एक डायग्राम है, उसमें उसका नाम होता है फेजर डायग्राम। द डायग्राम इज कॉल्ड एज फेजर, PHASOR, फेजर डायग्राम। उसमें क्या होता है, जो करंट का पीक वैल्यू है या वोल्टेज का पीक वैल्यू, अगर आप वोल्टेज का पीक वैल्यू देखोगे ई नॉट और करंट का वैल्यू पीक वैल्यू देखोगे आई नॉट, इनको हम दिखा रहे हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एरोज कॉल्ड एज फेजर्स, बाय एरोज कॉल्ड एज फेजर्स। ऐसे हम दिखाएंगे इसको। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। इनमें हम इन एरोस, इन पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज को दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ, रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज। सपोज ये जो आप देख सकते हो आई नॉट, इसका पीक वैल्यू है, करंट का पीक वैल्यू है आई नॉट, और वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है दैट इज ई नॉट, और दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? आई नॉट इज लेस देन ई नॉट इज ग्रेटर। तो मान लो ये वोल्टेज का फेजर है, ऐसे ये वोल्टेज का फेजर है ई नॉट, ऐसे ई नॉट वेक्टर, ई नॉट वेक्टर। हालांकि यहाँ पे वोल्टेज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फेजर डायग्राम में। हालांकि वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फेजर डायग्राम इससे हम समझते हैं फिर फेज रिलेशनशिप, इसीलिए हम इसको फिलहाल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं एज वेक्टर। दिस इज नॉट दैट वेक्टर कि इसमें कोई डायरेक्शन हो। यहाँ पे हमने इसको असाइन किया है ग्राफिकली कि हम इस ई नॉट पीक वैल्यू को दिखाएंगे एज फेजर, एज वेक्टर। अब जो आई नॉट है वो वाला फेजर थोड़ा छोटा होगा, और दोनों जो इसके साथ एंगल बना रहे हैं, दोनों जो एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, दैट इज ओमेगा टी। दिस इज फेजर ई नॉट एंड फेजर आई नॉट हैविंग सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे ये दोनों इन फेज है, इन फेज है। दैट इज वाई वी रिप्रेजेंट द टू फेजर्स इन सेम डायरेक्शन, और दोनों के साथ एंगल है ओमेगा टी, और ये वाला एंगल भी लिया ओमेगा टी। अब आप 2 मिनट के लिए यहाँ देखिए, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम कि ऐसा हम क्यों करते हैं। इससे क्या होगा, जो फेजर की लेंथ होती है वो पीक वैल्यू दिखाएगा। ये देखिए आप, ई नॉट का फेजर बड़ा है क्योंकि ई नॉट का वैल्यू ज़्यादा है, आई नॉट वाला फेजर थोड़ा कम है क्योंकि आई नॉट का वैल्यू कम है ई नॉट से। अब अगर आप देखोगे ये जो ई नॉट है, ये ई नॉट है, ये इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है ओमेगा टी। तो आपको पता है जिधर से वेक्टर एंगल बनाई उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। तो जो ई नॉट है इधर बना रहा है एंगल ओमेगा टी, तो इधर होगा ई नॉट का कौन सा कंपोनेंट? ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इधर पड़ेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि ये ये जो वैल्यू होगा ये होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? ई। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है ई। इसी तरह से आई नॉट फेजर जो है ये ऐसे है, आई नॉट वेक्टर ऐसे है, ये इधर बना रहा है एंगल ओमेगा टी, तो आई नॉट का जो इधर कंपोनेंट होगा वो होगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इधर जो होगा दैट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह आप क्या लिख सकते हो? आई। तो कहने का मतलब ये है जो फेजर की जो लेंथ है, फेजर की जो लेंथ है, फेजर लेंथ हमें देता है
पीक वैल्यू और फेजर का जो प्रोजेक्शन है, फेजर प्रोजेक्शन, यानी कि इसका जो प्रोजेक्शन पड़ेगा खड़ा वाली एक्सिस पे, सपोज खड़ा वाली एक्सिस है y एंड दिस वन इज x एंड दिस इज ओरिजिन। ये जो इसका प्रोजेक्शन है ऑन y एक्सिस, ई नॉट का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस वही होता है कंपोनेंट, ये वाला ई साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से आई नॉट का प्रोजेक्शन इस पे तो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमें कौन सा वैल्यू देते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये हमें देता है फेजर प्रोजेक्शन, हमें देता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि वैल्यू एट एनी टाइम। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एनी टाइम टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैल्यू ऑफ करंट एट एनी टाइम टी। तो ये इसीलिए हम दिखाते हैं ये इनको एज फेजर्स, एज वेक्टर्स, ताकि हमें ये इससे पीक वैल्यू पता चल जाए और इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता चल जाए। यहाँ पे जो दो एरोस की डायरेक्शन है सेम है, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? ओमेगा टी। अब सपोज अगर इसके साथ होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सपोज प्लस होता कुछ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो हम यहाँ पे इसमें लिखते प्लस 30 डिग्री, या रेडियन में तो इतना ही उसको घुमाना था आगे पीछे। ये आप देख सकते हो डायग्राम में, जो फेज़र है उसको हमने कैसे घुमाया। ये फेज़र एक्चुअली यहाँ से उठाया, अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखोगे ये फेज़र यहाँ से उठाया गया है यहाँ पे, तो फेज़र इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ओमेगा टी। अब जो दूसरा वाला सर्किट है, दैट सर्किट इज एसी सर्किट, जिसमें हम लगाएंगे एक इंडक्टर, एक कॉइल। तो ये क्लियर हो गया कि एसी सर्किट जब होगा उसमें अगर खाली लगा होगा रजिस्टर, तो उसमें जो करंट और वोल्टेज है दे आर इन फेज। और फेजर डायग्राम में जो करंट और वोल्टेज का के जो फेजर्स होते हैं, दोज आर बोथ इन सेम डायरेक्शन। और सेकंड जो हमारा सर्किट है दैट इज AC circuit containing coil या inductance only. This is second. इंडक्टेंस ओनली। ये एक AC सर्किट है जिसमें खाली लगी होती है एक कॉइल, एक इंडक्टर। तो इंडक्टर हम ऐसे बनाते हैं, ये इंडक्टर है, इसको लगाया हमने विद, कनेक्ट किया विद AC सोर्स, और AC सोर्स जो है वो वोल्टेज हमें देगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज E। और इसकी जो इंडक्टेंस है, इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज़ L। ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज़ L। इसको हमने कनेक्ट किया है विद AC सोर्स जो हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज देता है E। और फिर से हमें वही करना है जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट की इक्वेशन क्या होगी और वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, और उसके बाद हमें ड्रॉ करनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एक ग्राफ बनाना है, और उसके बाद दिखाना है फेजर डायग्राम। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन है, जैसे हमने पीछे लिखा था अभी। अब कॉइल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, जब इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें फ्लो हो जाएगी अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करती है। तो जब मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो कॉइल के पास एक प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्शन, जो हमने पढ़ा है। कॉइल में जब करंट जो फ्लो होती है वो जब चेंज होती है तो इसमें इंड्यूस होता है EMF, इसमें इंड्यूस होता है EMF जो कि अपोज करता है, अप्लाइड EMF को अपोज करता है। तो जो EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला है वो हमने पिछली बार देखा था। EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस L di/dt। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था सेल्फ इंडक्शन। तो अगर करंट के फ्लो को कंटिन्यू करना है तो हमारा जो अप्लाइड EMF है उसका मैग्नीट्यूड और इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है,
तो ई बराबर होना चाहिए एल डी आई बाई डी, एल डी आई बाई डी टी। वोल्टेज हमारे पास है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन है, हमें निकालनी है करंट की इक्वेशन। यह है इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हमें चाहिए इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एल डी आई इज इक्वल टू ई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एल डी आई इज इक्वल टू ई डी टी। तो डी आई बराबर होगा ई अपॉन एल डी टी, ई अपॉन एल डी टी। तो हमारे पास डी आई है, हमें चाहिए आई, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से चाहिए फुल करंट, तो इंटीग्रेशन करना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बाई एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई आएगा इंटीग्रेशन, ई का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ई का वैल्यू किसके बराबर है, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एल डी टी। जो ई नॉट डिवाइडेड बाई एल है वो कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल बाहर गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, बहुत सिंपल है। तो आई बराबर आएगा ई नॉट बाई एल बाहर गया, ई नॉट बाई एल बाहर गया, इंटीग्रेशन में क्या है साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस कॉस, तो आएगा ऐसे माइनस कॉस ओमेगा टी, और इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा टी की इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी ओमेगा, और वो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय से ओमेगा। यहाँ पर लिमिट्स नहीं है, दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आई बराबर आएगा माइनस ई नॉट बाय एल। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखेंगे ई नॉट बाई, ये ओमेगा बाहर जाएगा, ई नॉट बाई ओमेगा एल, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, तो अंदर क्या बचा माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हम पे ब्रैकेट रखेंगे लॉन्ग ब्रैकेट, माइनस पाई बाई 2। हमारे पास है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह हमने लिखा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये कहाँ से आया, अगर आप इसको खोलोगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, आपको पता होना चाहिए साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर आप इसको खोलोगे साइन ए कॉस बी साइन ए ओमेगा टी, मतलब ए की जगह ओमेगा टी है, साइन ए कॉस बी मतलब कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस ए हो गया कॉस ओमेगा टी, साइन बी हो गया साइन पाई बाई 2। तो ये आ गया साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपको पता है कॉस पाई बाई 2 मतलब होता है कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो ये सारा टर्म खत्म हो गया। ठीक है, माइनस साइन पाई बाई 2 होता है साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो ये हो गया 1, 1 इंटू कॉस ओमेगा टी हो गया कॉस ओमेगा टी, और साथ में क्या माइनस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह हमने लिखा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब जो करंट की इक्वेशन हमारे पास आई, ये आप देखिए ध्यान से, हमें मिला आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, और आगे क्या आया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब करंट की जो इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट की, उसमें यहाँ पे होता है आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह लिखते हैं आई नॉट, आई नॉट यानी कि ई नॉट बाई ओमेगा एल की जगह मैंने क्या लिखा आई नॉट, आगे क्या आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये बन गई ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन, तो ये बनेगी इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी आ गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग करंट भी आ गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वायर, वायर ये बात इंपॉर्टेंट है, वायर आई नॉट किसकी जगह हमने लिखा, वायर आई नॉट बराबर है, आई नॉट बराबर है किसकी जगह हमने आई नॉट लिखा ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, ओमेगा एल। अब आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट,
ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो दिस इज करंट, करंट बराबर होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर हम इस इक्वेशन को ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करेंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो जो इंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस आई किसके बराबर, ओमेगा एल, उसको हम डिनोट करते हैं बाय एक्स एल। एक्स एल इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, किसके बराबर है, ओमेगा एल, किसके बराबर होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो जो एक्स एल है दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, इसको कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्स एल जो है दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टर और इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसके जो यूनिट्स होंगे और डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो वही होगा जो रेजिस्टेंस आर का होता है। ठीक है, अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन, और ये मिला आपको I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। अब दोनों में साइन ओमेगा, एक में साइन ओमेगा टी है, दूसरे में है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसका जो एंगल है, इसका जो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो फेज है उसमें माइनस पाई बाई टू है, यानी कि वो पीछे चल रही है, वो पीछे चल रही है किससे, ई से, कितना पीछे चल रही है, पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू रेडियन, यानी कि 90 डिग्री। इसका मतलब करंट और वोल्टेज के फेज में जो डिफरेंस है, जो इनका फेज डिफरेंस है दैट इज पाई बाई टू, और पीछे कौन है, करंट, आगे कौन है, वोल्टेज, डिफरेंस कितना, 90। इसको हम देखेंगे ग्राफिकली, लेट्स सी इट ग्राफिकली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। दिस इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास है वोल्टेज का इक्वेशन, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, साइन है तो ऐसे होगा, पता है सबको। ठीक है, दूसरा जो करंट का इक्वेशन आया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ऐसे था। इसका मतलब 90 डिग्री पीछे चल रही है करंट, 90 डिग्री पीछे, इसका मतलब ये एक साथ मिनिमम मैक्सिमम नहीं हो रहे। अब ये भी आपको पता होगा, यहाँ से यहाँ तक का फुल साइकिल वाला जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पाई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2। इस पाई बाई 2 पे वोल्टेज क्या हो रही है, मैक्सिमम, तो इस पे करंट क्या होनी चाहिए, मिनिमम, और करंट पीछे चल रही है, तो इसका ग्राफ जो है, करंट का जो ग्राफ है वो यहाँ से आएगा, और यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज का ग्राफ मिनिमम हो रहा है, यहाँ पे करंट का ग्राफ मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, मिनिमम, और ऐसे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये जब वोल्टेज अपना साइकिल यहाँ से स्टार्ट करिए, करंट अभी पिछले वाले साइकिल के साथ है, अगर आप इसको पीछे भी ले जाओगे ऐसे, ये पिछले वाले साइकिल के साथ। अब आप देखो, ये वोल्टेज मैक्सिमम हो गई यहाँ पे, और करंट अब स्टार्ट हुई, तो डिफरेंस है इतना, एंगल में डिफरेंस इतना है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो गया, पाई बाई 2। तो दिस इज ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, ई एंड आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है ई का और ये है आई का ग्राफ। दिस इज बिकॉज ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि करंट जो है वो पीछे चल रही है, दैट इज लैगिंग बिहाइंड, हम लिख सकते हैं इसको, आई इज लैगिंग बिहाइंड, या आप कह सकते हो E इज लीडिंग। वोल्टेज अगर लीड करे तो करंट क्या कर रही है, लैग, बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन, बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन, करंट पीछे वोल्टेज आगे। अब अगर आप फेजर डायग्राम में देखोगे, फेजर डायग्राम अभी मैंने क्लियर किया, हम क्या करते हैं, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये मान लो फेजर कौन सा, ई नॉट, ये ई नॉट का फेजर है, ये कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। अब इससे पीछे चल रहा है, इससे पीछे चल रहा है, यानी कि आई नॉट का फेजर यहाँ पे था पिछली डायग्राम में, उसको पीछे खींचना है, क्लॉकवाइज खींचना है यहाँ पे।
ये होगा आई नॉट का फेजर, और पीछे कितना खींचना है इससे, π/2, ठीक है, सच दैट इसका जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पड़ेगा इधर वो होगा आई, और इसका जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पड़ेगा प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं वो होगा ई। ये हमने क्लियर किया। तो अभी तक क्या था, जब हम आप अभी पढ़ रहे थे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, उसमें ई नॉट इधर था, आई नॉट भी इधर था, दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम, बिकॉज दोनों के साथ एंगल था ओमेगा टी ओमेगा टी। अब की बार एक के साथ है ओमेगा टी, एक के साथ है ओमेगा टी माइनस पाई/2, तो इसको पीछे खींचना है, आई नॉट को जिसके साथ माइनस लगा है उसको पीछे खींचना है। अगर ई नॉट के साथ माइनस लगा होता, या आई नॉट के साथ, ये आई के साथ प्लस लगा होता तो इधर खींचना था आगे, माइनस लगा है तो इसको पीछे खींचना है, आई नॉट को पीक वैल्यू ऑफ करंट के फेजर को पीछे खींचना है। कितना पीछे खींचना है, जितना वो एंगल में पीछे होगा, एंगल में कितना पीछे, π/2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री, तो आई नॉट के फेजर को पीछे खींचना है 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज फेजर डायग्राम फॉर एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। और जो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली की रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज XL, दैट इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय L, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन अल्टरनेटिंग करंट, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस लेक्चर को आप अगर आप चाहोगे तो रिपीट पे देखना, और क्वालिटी सेट करनी है 360 पिक्सल पे। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम यही सर्किट पढ़ेंगे विद कैपेसिटर, उसमें हम कैपेसिटर लगाएंगे इंडक्टर की जगह, और उसके बाद हम देखेंगे तीनों को अगर मिलाएंगे, हम सीरीज में रखेंगे तो तब वेरिएशन क्या होगी। थैंक यू।